नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक टॉपिक है कल्पना, इमेजिनेशन देखेंगे। कल्पना किसे कहते हैं? कल्पना जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, और सोचना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम उसको करेंगे नहीं। कल्पना करना भी ज़रूरी है, लेकिन कल्पना सकारात्मक होनी चाहिए। कल्पना सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना सकती है, हमारे जीवन उससे बिगड़ भी सकता है। बिना कल्पना के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये भी कहा जा सकता है, अगर किसी ने कल्पना की होगी इस वजह से आज यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो भी हम देख रहे हैं, जो भी परिवर्तन हो रहा है समाज में, देश में, राष्ट्र में, पूरे विश्व में, तो किसी ने कल्पना की होगी, तभी ये जो है ये सारी चीज़ें हो रही। पहले कल्पना होती है, फिर उसके बाद उस पर रिसर्च होता है, फिर उसको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर उसका कार्य रूप दिया जाता है, तो वो चीज़ें नई निकल कर के आती हैं, तो एक नया आविष्कार हो जाता है। तो हम देखेंगे कि कल्पना, अब हमने उसमें आप लोगों को पढ़ाया था कि कल्पना जो है, एक देखेंगे कि ज्ञान का अंतिम पड़ाव इसको कहा जाता है। सबसे पहला जो होता है संवेदना होती है, सेंसेशन, और उसके बाद प्रत्यक्षीकरण होता है, जिसको परसेप्शंस कहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका संप्रत्यय, कंसेप्ट होता है। फिर उसके बाद आता है चिंतन, थिंकिंग आती है। फिर उसके बाद स्मृति, मेमोरी आती है। फिर आता है अवधान, अटेंशन। फिर उसके बाद इमेजिनेशन यानी कल्पना आती है। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि ज्ञान का प्रथम द्वार आपके संवेदना को कहते हैं। संवेदना में ये होता है कि अर्थरहित ज्ञान होता है। हम अपने ज्ञानेंद्रियों और इंद्रियों के द्वारा ही किसी वस्तु की आभास करते हैं, जानते पहचानते हैं, तो उसको हम संवेदना कहते हैं। दूसरी चीज़ है कि जब हम उसका एक अर्थ समझ जाते हैं कि कौन सी चीज़ हमको हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आभास होने लगता है कि किसी चीज़ को हमने देखा है, सुना है और स्वाद लिया है, तो हमको प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन हो जाता। अब जब उसका इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं, तो वो चीज़ें जो है हमको पूरा जो है संप्रत्यय यानी कंसेप्ट हो जाता है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिस हमारे सामने आती हैं, जो समस्या होती हैं उसका समाधान कर लेते हैं, किसके द्वारा? चिंतन के द्वारा, थिंकिंग के द्वारा। तो इस तरीके से चिंतन होता है। फिर स्मृति होती है, जो हम किसी चीज़ को अपने समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, तो अपने चेतन मन से फिर चली कहाँ जाती है? अचेतन मन में चली जाती हैं, यानी कॉन्शस से अनकॉन्शस में चली जाती है। फिर जब हमको उसको याद करना होता है, यानी मेमोरी, स्मरण करना होता है, तो अनकॉन्शस से यानी अचेतन मन से हमारे चेतन मन में वो चली आती हैं, तो इसको मेमोरी या स्मृति कहते हैं। फिर अटेंशन का मतलब कि पूरे मस्तिष्क का उस पर ध्यान केंद्रित करके उस चीज़ को हमको करना। ये सारी सभी क्रियाएं क्या है? मानसिक क्रियाएं हैं। फिर लास्ट में आपका आता है कल्पना, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन किसे कहते हैं? इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि देखिए बहुत ज़्यादा इसकी डिफिनीशंस नहीं है, और इसमें इसके कुछ डिफिनीशंस हैं, और इसके कुछ प्रकार हैं, और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इससे ज़्यादा बहुत क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक ये है कि ये सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं, और कहीं न कहीं हमें ये आभास होता है कि हम अपने जीवन में विकास करने के लिए, समाज में किसी को मोटिवेट करने के लिए, या अपने दैनिक जीवन में अपने परिवार को या अपने समाज में कहीं न कहीं सुझाव देने के लिए, ये सारी चीज़ें मानसिक क्रिया, तो अपने मन के, मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए उस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी, कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से प्लस हमारे दैनिक दिनचर्या की दृष्टि से भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कल्पना के बारे में आप देखेंगे कि दो तीन लोगों की परिभाषा ड्रेवर ने बताया था। कल्पना एक मानसिक व्यापार है, यानी कि पूर्व अनुभव के आधार पर हम जो नवीन कार्य करते हैं, नवीन चीज़ें सोचते हैं, तो उसको मानसिक व्यापार कहा। किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। कल्पना मानसिक है। अगर मानसिक व्यापार किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। मैकडूगल ने कहा था कल्पना दूर स्थित वस्तु के बारे में सोचना है। किसी वस्तु के बारे में हम सोचते हैं, ताजमहल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इस तरीके से दूर स्थित वस्तु के बारे में सोचना उसने कहा। डम्बिल ने कहा कल्पना प्रतिमा निर्माण की प्रक्रिया है। अब देखेंगे कि
बिना प्रतिमा निर्माण के, बिना बिंब निर्माण के, बिना इमेज बनाए हम किसी चीज़ के बारे में कल्पना कैसे करेंगे भाई? नहीं सोच सकते कि कल्पना क्या चीज़ है। नहीं, कल्पना जब तक हम निर्माण नहीं करेंगे अब बिंब का, प्रतिमा का, इमेज का, तब तक कल्पना। वही डम्बिल ने कहा कि कल्पना प्रतिमा निर्माण की प्रक्रिया है। 2-3 परिभाषाएँ हैं जो आप देख लेंगे, बहुत सरल हैं और समझ में भी आ जाएंगे, आपको याद भी हो जाएगी। मुख्य रूप से देखें कल्पना के प्रकार। कल्पना के प्रकार समान रूप से 5 प्रकार के होते हैं, बड़ा आसान है। उसके जो टॉपिक्स हैं या उसकी हेडिंग्स है, उसी हेडिंग्स को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस केवल स्पीच सुने और थोड़ा थोड़ा जो है उसके बारे में समझते चलें तो आपको बस ये लर्न हो जाएगा। उत्पादक कल्पना। उत्पादक कल्पना का मतलब होता है कि जो चीज़ हमने कल्पना की है या सोचा, सेम उसी प्रकार करना, उसमें कुछ नया चीज़ हमने मौलिकता ला दें, कुछ नयापन ला दें। जैसे हमने पढ़ा और उसके बाद आंसर लिखना है तो उसमें कुछ अपने से जोड़ करके बहुत सारी चीज़ें ऐड करके, निबंध लिखना है तो बहुत सारा चीज़ बना करके लिख दिया। कोई चीज़ हम बना रहे हैं तो उसको कुछ इस तरीके से बना दें कि अट्रैक्टिव लगे, या कहीं कुछ किताबों की सेटिंग वगैरह करना, अलमारी में हमारे मम्मी पापा कह रहे हैं कि रखने के लिए, तो इस तरीके का हम सजा दें कि हाँ लगे कि यार अलग तरीके से, पहले जैसा नहीं, मतलब उसमें नवीनता आ जाए, है ना, परिवर्तन हो जाए। किसी चीज़ की कल्पना करें, हम सोचें उसके बारे में, अलग से हट के सोचें, अलग से हट करके करें तो उसको कहेंगे उत्पादक कल्पना, प्रोडक्टिव इमेजिनेशन। दूसरा पुनः उत्पादक कल्पना। जब हम एकदम हूबहू उसी तरीके से कल्पना करते हैं जिसने किसी ने किया है पूर्व में और बाद में हम हूबहू उसी तरीके से कल्पना करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको कहते हैं पुनः उत्पादक कल्पना। फिर सक्रिय कल्पना। जब हम जो है एकदम अपने जो कल्पना करते हैं और उसको करते भी हैं, जो कल्पना कर रहे हैं उसको कर भी रहे हैं। हमने सोचा कि हम कहानी लिखेंगे तो हम कहानी लिख रहे हैं, हम कविता लिखेंगे तो हम कविता लिख रहे हैं। तो सक्रिय कल्पना। हम पढ़ेंगे 1 घंटे तो आज हम 1 घंटे पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे, हमने कल्पना किया कि हाँ नहीं हमको पढ़ना है और ये परीक्षा पास करनी है, तो उसको जब हम कर रहे हैं तो सक्रिय कल्पना हो जाएगी। यानी जिस चीज़ को हम स्वयं करें और उसके बारे में उसकी कल्पना करें और उस चीज़ को करें भी, तो उसको जो है सक्रिय कल्पना। निष्क्रिय कल्पना किसे कहेंगे? केवल सोचना, उसमें करना नहीं, आप करेंगे नहीं। उटांग पटांग लोग सोचते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, करना कुछ नहीं है, बस टालते ही रहते हैं। जिससे एक चिल्ली के हसीन सपने आप देखेंगे कि मतलब उस तरीके से जो निष्क्रिय कल्पना में आता है कि बस सोचेंगे कि हम ये हो जाएंगे, हमारे बच्चे हो जाएंगे, फिर पापा बुलाएंगे, तब तक गिर गया उनका जो है घी से भरा हुआ वो मिट्टी का बर्तन और टूट गया। तो बस सोचना है, केवल कल्पना करना है जो है नहीं उस कहानी से, एक चिल्ली के सपने में। तो निष्क्रिय। अनुकरणात्मक कल्पना। अनुकरण करके कल्पना मतलब कि दूसरों को देख करके कल्पना करना। किसी को हमने देखा तो हम सोचने लगे कि शायद यार हम भी बन गए होते, प्रोफेसर हो गए होते, हम भी डॉक्टर बन गए होते, हम भी बहुत बड़े इंजीनियर बन गए होते। मतलब कि सोच करके, देख करके कल्पना करने लगना, अनुकरण करने लगना। कोई कार्य कर रहा है तो हम उसको देख करके अनुकरण करने लगे कि यानी हम भी ऐसा करें, तो कल्पना करने लगे या देख करके, तो वहाँ अनुकरण करके कल्पना करना। उसके बाद होती है मैकडूगल के अनुसार। अब तो ये तो सामान्य प्रकार की कल्पना 5 प्रकार की होगी, जिसे आप हेडिंग से ही समझ गए होंगे। फिर मैकडूगल के अनुसार कल्पना 2 प्रकार की होता है, पुनः उत्पादक और उत्पादक। अब देखेंगे कि जो उत्पादक कल्पना होती है, उत्पादक कल्पना को, वही उत्पादक कल्पना में नवीनता का समावेश होता है, नई चीज़ें खोजी जाती है, परिवर्तन होता है ना बहुत। तो उसमें उन्होंने कहा कि उसमें 2 प्रकार की कर दिया मैकडूगल ने। एक रचनात्मक उत्पादक कल्पना को 2 भागों में बांटा उन्होंने, रचनात्मक और सृजनात्मक। रचनात्मक कल्पना में जो भौतिक चीज़ों की, जब आप सोचते हैं कि हम मकान बनवाएंगे, अपना इस तरीके से कार लेंगे, है ना, जो सुख सुविधा की चीज़ें हैं, फिर उसके बाद अपने घर तक जाने के लिए रोड बनवा देंगे, नाली बनवा देंगे, बहुत ऐसे चीज़ें जो भौतिक चीज़ों से लगी हुई जब चीज़ों के बारे में हम कल्पना करते हैं तो उसको रचनात्मक कल्पना कहते हैं। और सृजनात्मक कल्पना किसे कहते हैं? जब अभौतिक चीज़ें के बारे में, जैसे कि जो चीज़ें हैं जो जैसे कहानी लिखना, कविता लिखना, निबंध लिखना, उपन्यास लिखना, ये सारी चीज़ें हैं, गाना लिखना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको हम सृजनात्मक कल्पना कहते हैं। पुनः उत्पादक से वही चीज़ें हैं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, हूबहू हम वही कल्पना कर रहे हैं, वही कार्य भी हो रहा है, हूबहू वही पुनः उत्पादक। अब जेम्स ड्रेवर ने जो बताया था ये देखेंगे, इन्होंने भी 2 ही प्रकार के बताया था, इसमें भी कई प्रकार के हो जाते हैं। उत्पादक कल्पना मतलब कि परिवर्तन हो जाता है, नयापन हो जाता है, मौलिकता हो जाती है उसकी कल्पना करने में और कार्य करने में।
और पुनः उत्पादक में कोई परिवर्तन नहीं होता, हूबहू वही कार्य होता है, वही कल्पना जो हम करते हैं, जो किया जा रहा है पहले से आ रहा है। फिर उसके बाद कह रहा उत्पादक कल्पना के प्रकार। उत्पादक कल्पना जेम्स डेवर ने दो प्रकार का बताया। एक प्रकार है कि ग्राही कल्पना, एक सृजनात्मक कल्पना। ग्राही कल्पना को उन्होंने बताया कि जब जो चीज़ हम बोलते हैं और उसके बारे में जो है बोलें और उसके बारे में फिर हम बोलें और सामने वाला फिर सोचने लगे, तो ग्राही कल्पना, यानी कोई चीज़ें आप सुने और हमारे दिमाग में वो चीज़ आ जाए। जैसे किसी ने बताया कि ताजमहल, तो ताजमहल हमारे दिमाग में ताजमहल का फिगर आने लगे। तो ये सारी चीज़ें हम, आप टीचर के बारे में पता है कि फला सर की बात हो रही है, तो फला सर का फिगर हमारे दिमाग में वो कल्पना आ जाएगी, ऐसे पढ़ाते थे। तो ग्राही कल्पना यानी ग्रहण करने वाली अनुकरणीय कल्पना, इसको प्रतिमा बन जाए जिसका। सृजनात्मक कल्पना वही सारी चीज़ें हैं कि जिसमें एक सृजन हो, नयापन हो। सृजनात्मक कल्पना के प्रकार आपने परिणाम बोधी कल्पना और सौंदर्य बोधी कल्पना। परिणाम बोधी कल्पना में क्या होता है, जिसका परिणाम समाज के लिए उपयोगी हो। जैसे मान लीजिए रोड बनवा दिए आप, नहीं कल्पना कर रहे हैं कि हम अच्छा नेता हो जाएंगे तो रोड बनवा देंगे, है ना, नाली बनवा देंगे, खड़ंजा बनवा देंगे, बहुत सारे समाज के लिए हॉस्पिटल बनवा देंगे, विद्यालय बनवा देंगे, तो परिणाम बोधी कल्पना हो जाएगी। सृजनात्मक में ही है ये सारी चीज़ें। सौंदर्य बोधी कल्पना, जो परिणाम आए चाहे ना आए लेकिन आपको आनंद आए। जैसे आप कोई डांस देख रहे हैं, उसमें क्या है, आनंद आपको आ रहा है, उसका परिणाम आए चाहे ना आए, समय आपका जा भी रहा है लेकिन आनंद आपको आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो श्रृंगार से सटी हुई चीज़ें हैं, आपको देख करके मज़ा आता है, घूमने टहलने जाते हैं, उसका कोई परिणाम नहीं है लेकिन आपको आनंद आ रहा है, तो ये सौंदर्य बोधी कल्पना होगी। हम जाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, शौक लेंगे, मज़ा लेंगे, ये सारी चीज़ें। परिणाम बोधी कल्पना के भी प्रकार के बारे में उन्होंने कहा, सैद्धांतिक कल्पना और व्यवहारिक कल्पना। सैद्धांतिक कल्पना क्या होती है, एक नया विचार या सिद्धांत का निर्माण होता है सैद्धांत बोधी कल्पना में, कि सैद्धांत से, अब नाम से देखिए स्पष्ट, थोड़ा थोड़ा आप ध्यान देंगे। सैद्धांतिक कल्पना यानी नए सिद्धांत, नए विचार का निर्माण। जैसे न्यूटन के नियम हो गए, आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया, पास्कल के लॉ हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें जो हो गई कि किसी नियम बनेगा, कोई सिद्धांत बनेगा, नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस तरीके से ये सैद्धांत बोधी कल्पना या सैद्धांतिक कल्पना हो गई। फिर उसके बाद व्यवहारिक कल्पना, जहाँ व्यवहार का निर्माण हो गया, वही चीज़ें हैं जो व्यवहारिक जीवन में हमारे लिए है। जैसे हम रोड बनाना, गाड़ी अपने पास ले लेना, जो व्यवहारिक जीवन में हमारे पास मोबाइल हो जाए, है ना, जो हम ज़रूरी है हमारे लिए हैं, व्यवहार से संबंधित जो चीज़ें अगर हम कल्पना कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें, अस्पताल, विद्यालय। सौंदर्य बोधी कल्पना के भी प्रकार हैं, कलात्मक और मन तरंगी। कलात्मक, कला की अभिव्यक्ति हो, पेंटिंग हो, और उसके बाद आप कोई बहुत अच्छी कविता लिख रहे हैं, कोई जोक्स लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई निबंध लिख रहे हैं जो प्रेरणादायक हो, तो वो आपकी कलात्मक कल्पना। मन तरंगी कल्पना, नहीं कोई उस कल्पना का कोई आधार नहीं हो, केवल आप सोचते जा रहे हैं और उटपटांग सोच रहे हैं, बस केवल सोच ही सोच रहे हैं, कुछ मतलब नहीं उसका है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके समझ में आ जाएंगी। यहाँ थोड़ा सा आप देख लेंगे कि सबसे पहले ये सब मानसिक क्रिया थी। आज ये ख़त्म हो जाएगा कि मानसिक क्रिया क्या क्या है। ये मानसिक क्रियाएँ हैं, मानसिक क्रियाएं हैं। नंबर 1 हो जाएगा आपका संवेदना, जो जिसका ज्ञान का प्रथम द्वार भी कहा जाता है, सेंसेशन जिसको कहते हैं। दूसरा होता है प्रत्यक्षीकरण, है ना, तो ये अर्थ रहित ज्ञान होता है, इसमें अर्थपूर्ण ज्ञान होता है। तीसरा होता है आपका संप्रत्यय, कंसेप्ट जिसको कहते हैं, कंसेप्ट। इसमें क्या, एक इमेज बन जाता है आपके दिमाग में उस चीज़ को जिसके बारे में आप देखा, सुना, समझा, चखा, उसके बारे में इमेज बन गया। चौथा आपका है चिंतन। चिंतन का मतलब समस्या का समाधान आप करते हैं। जब कोई समस्या आती है, चिंतन करते हैं, समस्या का समाधान हो जाता है। पांचवा आपका होता है स्मृति। मतलब वही हमने बताया था कि आप किसी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो किसके, चेतन मन से, कॉन्शियस मन से, फिर कहाँ चला जाता है, अचेतन मन में। ये भी आपको पढ़े होंगे कि जो
फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में इड, ईगो, सुपर ईगो मतलब आपका अचेतन मन चेतन मन से ज़्यादा हावी होता है। जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमारे वो अचेतन मन में चला जाता है। फिर हमको अचेतन मन से चेतन मन में लाना ही हमारी स्मृति है, यानी हमको याद दिलाना है। उसके बाद छठवां है अवधान। अवधान, अटेंशन, ये मेमोरी हो गई, ये अवधान हो गया, अटेंशन हो गया। मतलब किसी अपने मस्तिष्क को उसको ध्यान लगा करके उस चीज़ को समझना, करना। और लास्ट है आपका अंतिम पड़ाव क्या है, सातवां आपका है कल्पना। ये सब मानसिक क्रियाएं हैं। मानसिक क्रियाएं और बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप देखेंगे कि ये सेंसेशन, परसेप्शंस, कंसेप्ट, थिंकिंग, मेमोरी, अटेंशन और इमेजिनेशन, ये मानसिक क्रियाएं हैं। और ये कल्पना जो है आपका आखिरी पड़ाव है। कौन सा आखिरी पड़ाव, कल्पना। तो ये इसको आप समझ जाएंगे कि मानसिक क्रिया, क्वेश्चन बनता है कि मानसिक क्रियाएं कल्पना क्या है, तो कल्पना लास्ट वाले यानी अंतिम पड़ाव है, मानसिक क्रिया का अंतिम पड़ाव है। और प्रथम मानसिक क्रियाएं कौन सी है, ये आपकी संवेदना है। इसे ज्ञान का प्रथम द्वार भी कहते हैं और ज्ञान का अंतिम द्वार कल्पना हो गई। इस तरीके से इसको आप समझ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।